वेलकम। आइए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स। सबसे पहले मुझे सीखना रियल नंबर्स होते क्या हैं। आपको मालूम है, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, जो काउंटिंग नंबर्स जिन्हें हम कहा करते हैं, एक से हम स्टार्ट करते हैं उन्हें 1 2 3 इस तरह से एक एक के डिफरेंस के बाद आते चले जाते हैं हमारे पास, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोला करते हैं। बिल्कुल मालूम है जी आपको। जबकि z से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को, द सेट ऑफ इंटीजर्स, 0 पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव 1 2 3 एंड नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 अप टू इंफिनिटी, ये भी अप टू इंफिनिटी। यानी z आपके पास इनको कंटेन करता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इस z में मिल जाएंगे जी आपको, ठीक है। तीसरी चीज हमारे पास आती है q, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आपके पास कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिन्हें p अपॉन q की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जहां पर p भी एक इंटीजर होना चाहिए, q भी एक इंटीजर होना चाहिए। भी जैसे मान लीजिए मैंने 2 अपॉन 3 लिख दिया जी, तो 2 अपॉन 3 एक आपके पास एक रेशनल नंबर है जी, जिसमें ऊपर ये भी मेरे पास z है जी, ये भी मेरे पास z है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए आप इसको z लिख रहे हैं जी, द सेट ऑफ इंटीजर्स। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है q, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए जी, ठीक है। 0 के अलावा कुछ भी हो, 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के नंबर्स को हम बोला करते हैं रेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। क्लियर? तो इससे आपको पता चला कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उन्हें आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं जी। अब मान लीजिए आप बोलें कि मैं तो 2 लूंगा जी, ठीक है, तो 2 को 2 अपॉन 1 कर दीजिए, ये भी आपके पास एक रेशनल नंबर बन गया जी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स को भी हम अपॉन में 1 करके रेशनल की टर्म में लिख सकते हैं जी, इंटीजर्स को भी रेशनल की टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन बस अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, ये बात मुझको ध्यान रखना है जी, ठीक बात है। तो इस तरह से आपको p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स बोल रहे हैं जी, राइट। अब कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं जी, हैं? जैसे आपके पास √3 हो गया, √5 हो गया, √2 हो गया। तो इस तरह के नंबर्स जिन्हें आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे जी, उन्हें हम बोला करते हैं इर्रेशनल नंबर्स। यानी दे आर नॉट q, दे डू नॉट बिलोंग्स टू, ये साइन होता है मेरे पास, डज नॉट बिलोंग्स टू q, यानी ये रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। और इन नंबर्स को हम क्या कह देते हैं जी? इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर्स वो हुए जिन्हें आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं जी। आपने देखा नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इनको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं जी, ठीक है। रेशनल नंबर आपके पास कुछ इस टाइप के, जैसे 2 अपॉन 3 लिखा मैंने यहाँ पर। और वो नंबर्स जिन्हें आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, उन्हें हम नाम दे दिया करते हैं जी इर्रेशनल नंबर्स। जैसे मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं, ये आपके पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं जी। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं जी। आपने ऊपर वाले जो भी नंबर्स देखे, n और z q का पार्ट थे जी, और इर्रेशनल नंबर अलग हैं जी। तो आपने बोला कि वो नंबर्स जो रेशनल भी हैं, यानी p अपॉन q की फॉर्म में लिखे भी जा सकते हैं, और जो नहीं भी लिखे जा सकते, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, उन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए, तो आपके पास जो नंबर्स तैयार होंगे रियल नंबर्स होंगे जी। तो रियल नंबर किसे बोला? द सेट कंसिस्टिंग ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड द रियल नंबर। तो कहने का सीधा मैं सीधे रूप में कहा करता हूं कि वो नंबर्स, सारे के सारे, ज्यादातर नंबर्स हम रियल नंबर्स में काउंट करेंगे जी। तो किसको छोड़ना है जी? जो रियल नंबर्स नहीं होते। आपने
इमेजिनरी नंबर्स पढ़े होंगे जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोला करते थे, तो आप बोलेंगे कि वो नंबर्स जिनके साथ आयोटा नहीं है जी, वो सब रियल है जी। यानी जो कॉम्प्लेक्स नहीं है वो सब रियल है। तो उसमें रेशनल और इर्रेशनल दोनों के दोनों नंबर्स मेरे पास आ जाते हैं, उन्हें हम कह देते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स आपके पास वो नंबर्स विच आर रेशनल एंड इर्रेशनल बोथ, दोनों में से कोई भी हो सकता है। रियल है, रेशनल है तब भी रियल है, इर्रेशनल है तब भी रियल है। तो आप कह सकते हैं रियल नंबर्स आपके पास सबसे बड़ा हुआ, और n z का पार्ट है। अभी आपने ऊपर देखा कि n वाले सारे के सारे मेंबर्स आपको z में मिल जाएंगे, तो हमने लिखा n इज द सबसेट ऑफ z। अब z वाले सारे के सारे नंबर्स आपको q में मिल जाएंगे, इसलिए आपने कहा z इज द सबसेट ऑफ q। इसके बाद q इज द सबसेट ऑफ r, क्योंकि q में q क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, और रियल नंबर्स के अंदर तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स आ जाएंगे जी। तो इसलिए आपने बोला कि सारे के सारे नंबर्स आपके पास रियल नंबर की फॉर्म है। बाकी जो भी नंबर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, चाहे इंटीजर्स हैं, चाहे वो आपके पास रेशनल नंबर्स हैं, वो सब के सब रियल नंबर के सबसेट होते हैं। करेक्ट। आइए आगे एक दो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं आपके साथ, देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं जी इस प्रॉब्लम को, और इसमें मुझसे पूछा गया प्रूव दैट √3 इज नॉट ए रेशनल नंबर। यानी √3 को आपने इरेशनल नंबर प्रूव करके बताना है जी। तो आइए जी इसके प्रूफ को देखते हैं हम लोग। हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हमसे बोला गया प्रूव दैट √3 इज नॉट ए रेशनल नंबर। हमने स्टार्ट किया लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। √3 इज ए रेशनल नंबर, ऐसा आपने सपोज किया। तो जब आपने रेशनल नंबर √3 को सपोज किया, डेफिनेटली √3 को आप p अपॉन q की फॉर्म में पुट कर पाएंगे जी, जहां पर p और q दोनों के दोनों इंटीजर हैं और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने बोला p एंड q बिलोंग्स टू z और q इज नॉट इक्वल टू 0। साथ ही साथ ऐसा भी सपोज करते हैं कि p एंड q हैव 1 एज HCF। इसका मतलब ये हुआ कि p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है का मतलब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी, जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया 8/24, तो आप इसको क्या लिखेंगे 1/3। यानी आपने इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ, यानी p और q कुछ इस टाइप के हैं कि इनको आपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ, सो दैट कि उनका HCF कितना आएगा आपके पास, दैट विल बी 1। इज इट फाइन? तो p और q आपने इस तरह से सपोज किए हुए हैं। अब क्या करें, स्क्वायरिंग कर लें। 3 इक्वल्स टू p² अपॉन q², या बोल दीजिए p² इज इक्वल्स टू 3q²। ठीक है, अब यहां से क्या दिखाई दे रहा है आपको कि p² इज इक्वल्स टू 3q²। इसका मतलब यह हुआ कि p² का एक जो फैक्टर है दैट इज 3। इससे आपको पता चला कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ p²। इसका मतलब यह हुआ कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑल्सो। 3 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑल्सो। ठीक है, तो 3 इज द फैक्टर ऑफ p। तो आप क्या करो, इस p को कुछ सपोज कर लो जी। हमने लेट कर लिया p इज इक्वल्स टू 3k।
क्योंकि आपने क्या प्रूव किया कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ p, इट मीन p इज इक्वल्स टू 3k। आप इसको यहां पुट कर दीजिए, इसको यहां पुट कर दीजिए इन नंबर 1, पुट इन नंबर 1। कितना आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा 9k² इक्वल टू 3q²। 3 दोनों साइड से कैंसिल कर दें तो आपके पास q² इज इक्वल्स टू 3k²। जिससे क्या पता चला कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ q², यानी 3 इज द फैक्टर ऑफ q, राइट। देखें क्या बोलता है, विच शोज दैट 3 इज ए फैक्टर ऑफ q², यानी 3 इज ए फैक्टर ऑफ q। पीछे क्या देखा था हमने? लास्टली हमने देखा था दैट 3 इज ए फैक्टर ऑफ p। यहां क्या बोला था? p एंड q हैव द HCF 1। यहां तो 3 कॉमन आ रहा है जी, p में भी है जी 3 और q में भी आपने लास्ट पे नेक्स्ट पेज पर लिख दिया जी कि दैट ऑल्सो हैव द फैक्टर 3। तो इट मीन सो 3 इज ए फैक्टर ऑफ p एंड q, ठीक है। लेकिन हमने क्या सपोज किया था? विच कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब हमारी बात को गलत प्रूव करता है जी। दैट p एंड q हैव HCF 1। HCF 1 को हम को प्राइम भी बोला करते हैं, कई जगह आपको को प्राइम भी लिखा हुआ मिलेगा। को प्राइम का मतलब है कि उनका कोई भी चीज कॉमन नहीं है, और जिनमें कोई चीज कॉमन नहीं होती, कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो उनका HCF हमारे पास 1 होता है। तो विच कॉन्ट्राडिक्ट दैट p एंड q हैव ए HCF 1। तो हमारी स्टेटमेंट जो कि हम सपोज करके चले थे, क्या सपोज करके चले थे हम सपोज करके चले थे कि √3 इज रेशनल। वो तो आगे जा करके कॉन्ट्राडिक्शन आ गया जी, यानी हमको ऐसा सपोज जो कर लिया हमने वो रॉन्ग कर लिया, गलत कर लिया जी, करेक्ट। तो विच कॉन्ट्राडिक्ट दैट p एंड q हैव HCF 1। तो आपने बोला सो आवर assumption is wrong। तो क्या डिक्लेयर करें? हेंस √3 इज नॉट रेशनल। √3 इज नॉट रेशनल, यानी कह दीजिए दैट इज इर्रेशनल। इज इट फाइन? राइट, इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।